नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो नंबर सेकंड है, इसका पहले वीडियो नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इसके बाद आपका अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद के बारे में समझिएगा। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट को समझ लीजिए कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 465 से अधिक आपके अनुच्छेद हैं, जबकि क्रमांक के अनुसार आपके 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि कितने भाग हैं, तो वर्तमान में आपके 25 भाग हैं और जबकि मूल संविधान में आपके 22 भाग था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? तो आप अनुच्छेद के बारे में देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, तो संघ का नाम और राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यह आपके अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 14 के बारे में याद रखिएगा कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, ठीक है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है अनुच्छेद 15 आपके विभेद होने से रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन मतलब कि सरकारी नौकरी, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत की बात करता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जो पहले महाराजा धीराज इस तरीके का जो भी आपकी उपाधि पहले राजा लोग लेते थे, उस प्रकार की उपाधि अब दिया नहीं जाएगा, ठीक है? तो अनुच्छेद 18 के तहत उन सभी उपाधियों का जो है अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? टेस्ट की बात करेगा तो अनुच्छेद 19 में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 का। उसके बाद है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, अनुच्छेद 22 करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, रोक लगाता है। प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर सरकार आपका फंडामेंटल राइट छीनती है, तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अगर किसी व्यक्ति को इतना भी पैसा नहीं कि अपना वकील कर सकता है, तो सरकार उसे वकील उपलब्ध कराएगी, अनुच्छेद 39 का के तहत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गोवा है, ठीक है, गोवा है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया। क्या आपकी प्रक्रिया होगा? तो आपके अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इसका जिक्र अनुच्छेद 75 एक में किया गया है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा, इसको याद रखिएगा सरला। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80 और 81। अनुच्छेद 83 एक राज्यसभा की एक अस्थायी सदन। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 83 एक में किया गया है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 साल और विघटन। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। पक्ष या विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये अपना मत का प्रयोग करते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 101 में किया गया है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। इसका उल्लेख लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होता है अनुच्छेद 108 के तहत होता है। इसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाना। अनुच्छेद 122 के तहत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 122 में किया गया है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सिंपल बात याद रखिएगा कि अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन आपके काम ना कर रहा हो या दोनों में से कोई एक भी सदन काम ना कर रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक आपका अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की रिव्यू की शक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में है। रिव्यू की शक्ति कहां से लिया गया है तो अमेरिका से। अनुच्छेद 143
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164(1) जबकि प्रधानमंत्री की। 75(1) अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, मतलब उसे समाप्त कर सकते हैं और उसका सृजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत वर्तमान में 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 174 में है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहाँ पर समझिएगा 101 में राष्ट्रपति का, जबकि 123 में जो है राष्ट्रपति का, जबकि 213 में जो है राज्यपाल का। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, राज्य के लिए हाई कोर्ट। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद शर्तें का उल्लेख अनुच्छेद 217 में किया गया है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति, जबकि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। इसे मार्क कीजिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थ नगरपालिका का गठन। अनुच्छेद 243 य क नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी समितियों का निगमना। उसके बाद है कि अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 262 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 263 में क्या है तो अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों
और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना पहले फंडामेंटल राइट था, इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। और 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति को जो है लोकसभा में मनोनीत किया नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था, इसे समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 368 संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, मार्क की जगह वीवीआई है। अनुच्छेद 368 संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। इसके बाद प्रश्न है, तो प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 400 से अधिक आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आपके आर्टिकल हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग आपके 465 पहुंच गई है, इससे भी अब ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़ाकर आपके 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद को आपके हटाया भी गया है। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है, उनकी संख्या 8 से बढ़ के 12 हो गई है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो देखिए हमेशा आपके बढ़ते घटते रहता है। तो अभी तो हम लोगों ने 465 पढ़ा है और जो आपके अनुसूचियां हैं वो आपके 12 है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी नहीं है।
उसके बाद देखिएगा कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो जो हमारा मूल संविधान था, जो 1950 में लागू हुआ था, उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और आपके 8 अनुसूचियाँ है या थी, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। पहला है कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद है कि नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत दिया जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत किया गया है। तो 2143 तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के तहत आपके आता है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधित राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में विधायी कार्यों संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा रेगुलेशन किया गया है। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बंधन। अनुच्छेद 123 में अगर संसद काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु उपबंध कर सकती है, ठीक है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, लोकसभा याद मत रखिएगा, राज्यसभा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है? देख लीजिए कौन सी जोड़ी आपके सही सुमिलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में है, ना कि 318 में है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 तो आपका ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, महाधिवक्ता 165 में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में रेगुलेशन बनाने की शक्ति निहित है। उसके बाद है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तो आपके सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ये ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहायता ये भी ठीक है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये आपके अनुच्छेद 50 में, ठीक है, अनुच्छेद 50 में है। जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संबंध से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 1 में संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3-4 3-4 2-1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। विधानता एक नए राज्य को शामिल करना किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। तो 2-1 इसका होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समानता का अधिकार 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद और अंतर्वस्तु, इसमें पहला आपके है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 170 के बारे में लिखा गया है, 70 क्या है देख लीजिए एक बार। यहाँ पर है कि राज्य विधानसभाओं की संरचना का जो उल्लेख है अनुच्छेद 170 में किया गया है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 खा, अनुच्छेद 67 खा, तो इसमें आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 90 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। अनुच्छेद 323 ए लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 360 नहीं 330 है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 320 प्रशासनिक अधिकरण, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 वित्त आयोग 280 वित्तीय आपात 360 अखिल भारतीय सेवाएं 312, ठीक है 312। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4-3-4-3-1-2, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्तीय आपात 360 अखिल भारतीय सेवाएं 312 है। उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो
148 में किया गया है। वित्त आयोग, इसका उल्लेख 280 में किया गया है। प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन आपका एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। इसमें अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो देख लीजिए किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, तो ये आपके गलत है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, तो ये भी आपके गलत है। जो अनुच्छेद आपके 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख करता है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 92 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है, ये भी आपके गलत है। अनुच्छेद जो 92 है इसमें उल्लेख है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा किया, तो ये आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिएगा, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान है। इसमें पहला आपके है कि 215। ठीक है, अनुच्छेद 215 में किसका उल्लेख है? तो 215 में जो उल्लेख है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का जो है अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर से संबंधित बात किया गया है अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति, जबकि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति रिट में अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर। अनुच्छेद 226 विशेष ऋण जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 241 में है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की है। रेगुलेशन अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित कर दिया गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? तो भारत के महान्यायवादी का। जबकि अनुच्छेद 148 में किसका उल्लेख है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अनुच्छेद 148 यहाँ पर दिया गया है, तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 75(1) इसमें जो है केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। नीचे आइए। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42। शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः
नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकार में शामिल किए जाने के साथ-साथ अनुच्छेद 245 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना व्यवस्था किया गया है। जो 45 आपके आर्टिकल है, यहाँ पर 6 वर्ष से कम बच्चे का शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जबकि जो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 का, यहाँ पर आपके 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसका बाद सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य, अनुच्छेद 371 का नागालैंड से संबंधित है, अनुच्छेद 371 का असम से संबंधित है, अनुच्छेद ग मेघालय से संबंधित है, ये आपके गलत है। अनुच्छेद घ आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे अनुच्छेद को। संविधान के भाग 21, ठीक है, संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार है। 371 में महाराष्ट्र का उल्लेख है, महाराष्ट्र और गुजरात का, ठीक है। 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात का उल्लेख है। 371 का में नागालैंड का उल्लेख है। 371 खा में असम का उल्लेख है। 371 ग में मणिपुर का उल्लेख है, यहाँ पर जो है मणिपुर का उल्लेख है। 371 घ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 ये आपसे फंसा सकता है, 371 घ, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उल्लेख है। अनुच्छेद 371 अड़ा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। उसके बाद है कि 371 च सिक्किम से संबंधित है। 371 छ मिजोरम से संबंधित है। 371 ज अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 झ गोवा से संबंधित है। 371 ना कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद है अनुसूची के बारे में आपको समझना है, तो समझ लीजिए अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल आपके 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय आपके 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में कुल आपके 12 अनुसूचियां हैं। ये आपके चैप्टर अलग है, ठीक है, ये आपके अनुसूची चैप्टर है, अनुसूची, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल आपके 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में है तो 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, तो बिल्कुल ठीक है। तो केवल आपके 3 सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल आपके 22 भाग हैं, गणना अनुसार आपके 25 है, क्रमांक अनुसार कुल आपके 395 अनुच्छेद हैं, गणना अनुसार 465 है, 465 से अब अधिक भी हो गए होंगे, ठीक है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 9वां अनुसूची है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 52वां ये आपके जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और आपके 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है, बाकी आगे आ जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है, तो कौन देता है? पहली अनुसूची देता है, ठीक है, पहली अनुसूची देता है। पहली अनुसूची जो है राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा देता है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में उपबंध करता है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान करता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा? तो पहली अनुसूची को, ठीक है, पहली अनुसूची को।
भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची विवेचित करती है, तो किसे विवेचित करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ठीक है? जो चौथी अनुसूची है, इसका संबंध राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप समझिएगा कि अनुसूची 1 में राज्य का बात किया गया है, अनुसूची 2 में आपके वेतन भत्ता का बात करता है। पहले आप अगर नौकरी ज्वाइन करने जाइएगा, तो पहले पूछिएगा कि आपको वेतन हमें कितना वेतन दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ही आप शपथ लीजिएगा, ठीक है? तो पहला में आपके राज्य है, दूसरा में वेतन है, तीसरा में आपके शपथ है, चौथा में राज्यसभा की सीट के बारे में बात किया गया है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो देखिए क्या आपके उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, तो बिल्कुल ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, ये आपके गलत है। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति आपके शपथ लेते हैं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो आपके ठीक है। तो इसमें आपके 3 वाला आपके गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखिए कि अनुसूची 3 के तहत जो है कौन-कौन लोग आपके शपथ लेते हैं, तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद के मेंबर, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और जो राष्ट्रपति आपके शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। संविधान की अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो राज्यसभा की सीट के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद एक षष्टम में जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अष्टम, इसमें आपके भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। नौवां, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपकी जो षष्टम अनुसूची है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध किया गया है। अनुसूची 6 में किया गया, ठीक है? अनुसूची 6 में किया गया है, अनुसूची 6 में किया गया है, 6 में किया गया है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। 8वीं अनुसूची भाषाएं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिकरणों का विधिमानीकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है ना, बोलते वक़्त जो गला पहुँच सूख जाता है, समझे कि नहीं? तो ढंग से उच्चारण नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि यार मैं तो पढ़ने भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। पहला कि 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू उसमें आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमानीकरण और उन्हें न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंततः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यहाँ पर आप समझिएगा, जो आपके पहला संविधान संशोधन है, ठीक है?
इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और जो संपत्ति का अधिकार था उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और इसमें बोला गया कि जो भी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है? ये सिंपल सी बात है, इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? इतना आता। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो किसमें सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो सही बात है, डाल सकती है, क्यों नहीं? तो देखिए 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है, तो आपका ये अब गलत हो गया, ठीक है? तो केवल आपका ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना केस का नाम क्या है कि 2007 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर की होलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर नहीं है, ठीक है? समझ गए ना? न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973, इस पॉइंट को आप मार्क कीजिएगा। जो सचिन तेंदुलकर है उनका भी जन्म आपके 24 अप्रैल 1973 को हुआ है। तो न्यायालय ने जो न्यायालय है आपके सॉरी न्यायालय जो निर्धारित किया है कि 24 अप्रैल 1973 यशवंत भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए जो भी कानून है उसे न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ठीक है? अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया ठीक है कि 2007 में बोला केस क्या था, तो आईआर के होलो बनाम तमिलनाडु मामले केस में बोला कि 24 अप्रैल 1973 के तक जो भी आपके जो भी कानून को जो है 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून को जो है 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 9वीं अनुसूची को जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कोहोलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। संघ सूची में कितना विषय है, तो 97 विषय है, वर्तमान में आपके 98 है। राज्य सूची में 66 विषय है, वर्तमान में 59 है। समवर्ती सूची में 47 है, वर्तमान में आपके 52 है, ठीक है? ये आपके बढ़ते घटते रहता है, ये सब लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो है आर्थिक योजना का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। ध्याते हुए कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। जो योजना आयोग इसका गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। अब इसके स्थान पर कौन आ गया है, 1950। जब योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया, ठीक है? इसकी स्थापना कब नीति आयोग की, तो 1/1/2015 को नीति आयोग की स्थापना होता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आपकी प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इस वजह देखिए कौन सा विषय आपके समवर्ती सूची का है। पुलिस, रेडियो टेलीविजन, विदेश मामले। इसमें आपका याद रखना कि जो आपराधिक मामले हैं ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है? पुलिस राज्य सूची, जो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविजन जैसे जो प्रसारण संबंधी आपके प्रावधान है वो आपके संघ सूची में आता है, जबकि आपराधिक मामले ये आपके जो है समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में, इसमें से कौन सा आपके जो मद है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है? यहाँ पर देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर, उसके बाद
निखात निधि, ये सब सारे आपके राज्य सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन आपके सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जो आपके जनगणना है संघ सूची का विषय है। उसके बाद है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है, तो आपका ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय आपके समवर्ती सूची में है? देखिए कौन सा विषय आपके समवर्ती सूची में है? कृषि और पुलिस आपके राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। रक्षा आपके केंद्र सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में जो शिक्षा आपके है ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। इसे समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिखा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को जो है राज्य सूची से ट्रांसफर करके जो है समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 का में अंतर स्थापित किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में आपको कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। विषय है और आपकी सूची है, तो देख लीजिए। वन समवर्ती सूची में है, तो बिल्कुल ठीक है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में, ये गलत है। शेयर बाजार आपका है केंद्र सूची में है। डाकघर संघीय सूची में है, ठीक बात है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें वन जो समवर्ती सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, और जो शेयर बाजार और डाकघर है आपके संघीय सूची का विषय है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। केंद्र सूची का इसमें विषय कौन है? तो जनगणना है। राज्य सूची का विषय इसमें कौन है? तो इसमें आपका जो राज्य सूची का विषय है ये आपका है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती सूची का विषय कौन है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। अवशिष्ट विषय इस सूची में है, तो जो अवशिष्ट विषय है आपको याद रखना कि अवशिष्ट विषय जो है वो आपके केंद्र सूची में है। तो अवशिष्ट विषय कौन है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। आपको याद रखना है कि अवशिष्ट विषय है, इसका मतलब है कि जो अवशिष्ट विषय होगा वो केंद्र सूची में होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में आप देख लीजिए कि केंद्र आपके सूची में जनगणना है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया ना कि अवशिष्ट विषय जो आपके केंद्र के अधीन होंगे, तो जो आपके अंतरिक्ष अनुसंधान है वो आपके केंद्र के अधीन है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? इसमें से कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, तो ठीक बात है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी ठीक है। पंचम अनुसूची, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका है षष्ठम अनुसूची, ये भी है। सप्तम अनुसूची, ये भी है। तो सही उत्तर कौन है? तो इसके आपके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिए कि डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 झ तथा 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत डीपीएसपी बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को 243 व के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है।
जिनमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था के उत्तरदायित्व शामिल है। उसके बाद है कि षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत जो आपके वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शामिल पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। जो आपके पचमा है वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। तो सारा आंसर आपका सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है 2012 में, ठीक है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो किसमें प्रावधान किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसे आपको याद रखना है कि 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि 10वीं अनुसूची में जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो दल बदल को रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करने के लिए जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या था आपको बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आया था तो उस समय था कि एक बार अगर 1/3 मेंबर किसी पार्टी से निकलते हैं तो टूट माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोल दिया गया कि अब 1/3 नहीं, अब 2/3 अगर पार्टी से निकलते हैं एक बार किसी भी पार्टी से तो उस पार्टी में टूट नहीं माना जाएगा। और लोकसभा, विधानसभा के 15% से अधिक आपके मंत्री नहीं बन सकते, ठीक है। 15% से अधिक लोग आपके मंत्री नहीं बन सकते हैं। जबकि जो यूटी में आपके 10% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध है दल बदल विरोधी का विधान से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में है। गैस जो आपके राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस राज्य में विक्रय पर राज्य सूची में शामिल किया गया है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। आप ध्यान रखिएगा जो आपके प्राकृतिक गैस का उत्पाद शुल्क है वो आपके संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, रक्षा, रेलवे, विदेश संबंधित है जबकि कृषि संबंधित नहीं है। राज्य सूची जो कृषि आपके है राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, वन। इसमें आपको याद रखना है कि जो रेलवे पुलिस है इसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। शिक्षा, विद्युत एवं वन ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची का विषय है। निम्न में से कौन आपके राज्य सूची है? इसमें से देखिए कौन आपके राज्य सूची है। तो रेलवे पुलिस आपके जो है राज्य सूची का विषय है। निगम कर, जनगणना ये आपके संघ सूची का विषय है। रेलवे पुलिस आपके राज्य सूची का विषय है, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है, ठीक है। राज्य सूची में सम्मिलित है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती में शामिल है? तो कौन आपके शामिल है? दंड प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है।
विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसे दोबारा देखिएगा। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। तो किसके अंतर्गत आपके आता है? तो सूची 3 के अंतर्गत आपके याद रखना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सारे आपके समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत है, तो राजसूची का विषय है। ठीक है। भूमि सुधार राजसूची का विषय है। भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख आपके 5वीं अनुसूची में। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ ने समता बना आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य केस में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत जो है अकृत और शून्य घोषित होगा। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में किया गया है। जबकि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है। अगर ये 6 आपके राज्य पूछेगा, स्पेशल ये 4 राज्य पूछेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो आपके हो जाएगा 6ठी अनुसूची। ठीक है। ऐसे आपके 5वीं अनुसूची होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किससे किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। तो देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होता है, जबकि मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो अभी आप देख चुके हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक राज्य आपका असम है। नेक्स्ट है कि तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो त्रिपुरा में आपके लागू होता है। ठीक है। त्रिपुरा में लागू होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें कुल आपके 29 विषय हैं। कौन कौन विषय है? मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज है ये लागू कब हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं और इसका संबंध आपके नगर निगम से है। नगर निगम से इसका संबंध है और आपको याद रखना है कि नगर निगम को जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। लागू कब होता है? तो 1993 में लागू आपके होता है। कितना विषय है? तो 29 विषय है। किस अनुसूची में है?
तो 12वीं अनुसूची में इतना आपको याद रखना है। उसके बाद उद्देश्य है, तो उद्देश्य के बारे में देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण में जहाँ पर खाली स्थान दिया गया इसे हमें भरना है, तो देख लीजिए, पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खाली स्थान को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। तो संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। यहाँ पर याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे पढ़िएगा कि 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता शब्द इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, कि धारा 2 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव और इसे जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता आपके 5 प्रकार का है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की। भ्रातृत्व 1 प्रकार का है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा क्रम आपके सही है। इसमें आपको याद रखना है कि सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणतंत्र आपके सही सेट में होगा। आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। जो समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द है यह मूल संविधान में नहीं था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद है कि जोड़े जाने के पश्चात जो है संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम इस प्रकार है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। नोट में आपको याद रखना है कि ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक गणराज्य जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं। ध्यान रखिएगा जो जनवादी शब्द है इसका उल्लेख जो है भारत को उद्देशिका में किया गया नहीं है, ठीक है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेख किया गया है। जो जनवादी है इसका उल्लेख जो है
चीन के संविधान में किया गया है। भारत के संविधान में जो है गणतंत्र का उल्लेख किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। सही शब्दों को विचारानुसार आपको क्रम में लिखना है, तो लिख दीजिए। इसमें पहला होगा सार्वभौमिक, दूसरा आपका है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो कौन जोड़ा गया है देख लीजिए। समाजवाद और पथ निरपेक्षता जोड़ा गया है और एक आपकी अखंडता भी है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना करता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा। इस संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कौन आपके सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, समानता, संप्रभु सम्मिलित था, जबकि अखंडता सम्मिलित नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द था? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपके 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए हैं? तो देख लीजिए कौन कौन जोड़ा गया है। समाजवाद, ग्राम स्वराज, पथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें आपके 1 और 3 हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन आपके सही है। तो देखिए आपको बताना है कौन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतवा उद्देश्य का बना, तो सही बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं है। उसके बाद है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो सही बात है, रद्द नहीं कर सकता है। तो इसमें सही कौन है? तो 1, 2, 4 आपके सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतर्गोतवा भारतीय संविधान के उद्देश्य का बना। प्रस्ताव का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है, उद्देशिका में जो है संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगर इसे सरकार लागू नहीं करती है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोलिएगा कि सरकार जो है
प्रस्तावना को लागू नहीं कर रहा है, ठीक है? ये आपके जस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां। उसके बाद है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता आपके सम्मिलित नहीं है, जबकि गणराज्य सम्मिलित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सभी सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमुख मतलब आपके प्रस्तावना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देख लीजिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो बिल्कुल ठीक है। कथन आर में है कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। देखिए आपके ए और आर तो सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है कि हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जो आपका सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जो भारत सरकार है उसका कोई अपना धर्म नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों को समान प्रश्रय प्रदान करता है। जबकि जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अपना धर्म क्या है? तो जो पाकिस्तान है एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। पाकिस्तान क्या है? एक मुस्लिम स्टेट है, जबकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान में अगर धर्म का थोड़ा सा भी उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को फांसी चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये आपके हैं, जबकि लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण आपके नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? विचार की किया गया है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी किया गया है, विश्वास की किया गया है, जबकि आर्थिक जो स्वतंत्रता इसका नहीं किया गया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के आपके न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपकी प्रदान किया गया है। 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, 3 प्रकार की आपकी समानता है, ठीक है। परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया, इस बात को ध्यान में रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है।
देखिए जो यूपीपीसीएस होता है ना, उसका सवाल आईएएस से बहुत पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं। और जो आईएएस का सवाल होता है, वो आपके यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बाकी जो भी आपके पीसीएस होते हैं, बिहार दरोगा, इन सभी में पूछा जाता है, ठीक है? अब ट्रेंड बदल चुका है, अब मत सोचिएगा कि अगर हम बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे यूपीएससी का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? ट्रेंड बदल चुका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसमें से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उल्लेखित है, जबकि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन-सा कथन आपके सही है? तो देखिए कौन-सा कथन आपके सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं था, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं था। उक्त शब्द 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी आपके अ, गलत है, ये आपके गलत है, ठीक है? उसके बाद देखिए 1985 में गलत है, कब जोड़ा गया था? तो आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन-सा भाग संविधान की आत्मा है? कौन-सा भाग जो है संविधान की आत्मा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उद्देश्य का है, इसे आप लोग मारिएगा 10 स्टार, नहीं तो 20 स्टार भी मार सकते हैं, इसे दे दिया है। समझिए यहाँ कितना एग्ज़ाम पूछा गया है, ठीक है? कि भारतीय संविधान का कौन-सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि संविधान शरीर है। संविधान ध्यान रखिएगा, संविधान जो है, संविधान क्या है? शरीर है। तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना जो है उसकी आत्मा है। संविधान अगर शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है? उसके बाद देखिए प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है, ठीक है? यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इसी प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर आपकी बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे समझिएगा, अगर बोला जाएगा कि अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को बोलते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। लेकिन अगर अम्बेडकर लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है? कि संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं सिर्फ़, तो सिर्फ़ आपके उद्देशिका को बोलते हैं, सिर्फ़ आपके उद्देशिका को बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो किसके द्वारा बोला गया है? के एम मुंशी के द्वारा, आपने अभी तुरंत देखा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है। आप लोग ये सारे पॉइंट जान चुके होंगे, पहले का जो वीडियो है, जो पहले ही इसी वीडियो में आप लोग का जो पहले आया था, उसमें सब कुछ बताया गया आपको, ठीक है? तो आप लोग जो पुराना वीडियो नहीं देखे, उसे भी जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी केस में ये चीज़ का ज़िक्र किया गया था। बेरूबारी केस कब आया था? तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को पलट दिया और बोला कि भाई जो उद्देशिका जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है। क्या है? संविधान का भाग है। बहुत ही खेल चलता है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केस में, वाद का मतलब होता है केस, ठीक है? किस केस में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुति की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? धारणा प्रस्तुत की जो उद्देशिका है, संविधान का भाग है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि जो उद्देशिका है, संविधान का भाग है? तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केशवानंद भारती केस नहीं है। यहाँ पढ़ लीजिए कि प्रश्नगत वादों में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विवादों में से
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो केशवानंद भारती केस में ये जो प्रश्न है हर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो केशवानंद भारती केस में स्वीकार किया है। ठीक है, उस चीज के यहाँ पर लिखा गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक ना बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुता की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक तत्वों, मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। आपको याद रखना है कि न्याय जो है 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना करता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्रता है वो आपके 5 प्रकार का है, जो समानता है आपके 2 प्रकार का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का इसमें उपबंध किया गया है। तो उद्देशिका और डीपीएसपी में किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में समझिएगा। तो देखिए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, तो ये आपके गलत है। संविधान का भाग नहीं है, भाग है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई उसका अन्य भाग रखता है, ये भी आपके गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरीबारी केस 1960 के प्रकरण में आपके दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है वो उलटते हुए दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका निर्णय कौन कौन पलटा था? तो केशवानंद भारती आपके पलट दिया था और बोला कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान में दिया गया आमुख उद्देश्य के बारे में समझिएगा। न्यायालय में लागू नहीं होता है, तो होता है न्यायालय में लागू नहीं होता है, तो सही बात है, लागू नहीं होता है। ठीक है, न्यायालय में अगर आपका उद्देशिका का सरकार उल्लंघन करती है तो आप न्यायालय में नहीं जाइएगा कि हमारा जो उद्देशिका सरकार उल्लंघन कर रही है, तो न्यायालय में लागू नहीं है, तो सही बात है, न्यायालय से यह लागू नहीं होता, जस्टिसेबल नहीं है। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, तो सही बात है। शासन करने के उद्देश्य से उल्लेखित करता है, ये भी ठीक है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 आपके सारे पॉइंट आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सही, तो देख लीजिए कौन आपके सही है। इसमें सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत जो है प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रतिभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है,